Hello everyone. So today we will solve the paper of Junior Engineer Electrical of DSSSB. Okay. So this is the 5 November 2019 paper is there. Okay. 2019 का पेपर है और हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट जो है वो 5 सितंबर है DSSSB टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो हम फास्ट वे मोड में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यार 2 तारीख है तो 3 तारीख है तो हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन द सर्किट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आपसे पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस। तो देख सकते हैं आप करंट सोर्स है पैरेलल में रेजिस्टेंस के, तो उसको आप सीरीज वोल्टेज रेजिस्टेंस पे सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। कन्वर्जन कर लेंगे आप कन्वर्जन कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से सर्किट दिखाई देगा। ठीक है। और आपसे पूछा गया है 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। तो सिंपल है, 100 ओम के अक्रॉस बी ए या फिर बी आप वोल्टेज मान सकते हैं। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बी ए इक्वल्स टू 120 वोल्ट। ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है। क्या करना है आपको, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है और सीरीज में रेजिस्टेंस को ले लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है जूमिंग आउट। सो करंट इन एम्पियर। ठीक है। आपसे पूछा गया है इन एन इंडक्टर इज गिवन 10 प्लस 10 टी। ठीक है। और इफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 20 मिलीवोल्ट आपको गिवन है। आपसे पूछा गया सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ई इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है। और जब डी आई अपॉन और करंट की वैल्यू आपको कितना गिवन है 10 प्लस 10 टी। तो 10 प्लस 10 टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन जब आप इस इक्वेशन को करेंगे तो आपका 10 क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। तो ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी हो गया। ई की वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालना है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू आप आसानी से इधर से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा 5 और 3 कैसे हैं सीरीज में, उसके साथ 8 कैसा है पैरेलल में, उसके बाद 4 ओम कैसा है आपका सीरीज में है। ठीक है। फिर 8 ओम कैसा हो जाएगा उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, 5 ओम कैसा हो जाएगा आपका सीरीज में हो जाएगा। यहाँ सारे मैंने लिख दिया है। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। आप देख सकते हैं ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों आपके पैरेलल में हैं 20 और 5 ओम। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है आपका, परमियंस। ठीक है। एन एवरेज वैल्यू ऑफ 40 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ 1000 ton coil due to changes in flux which occur in 0.5 seconds. The total flux change in wavers. So we know E equals to NDI upon dt होता है। ठीक है। N क्या है आपका, टर्न्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है। ठीक है। आपको फाइंड करना है चेंज इन फ्लक्स यानी कि डी फाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है। और साथ ही साथ टाइम की वैल्यू आपको 0.5 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है। आपको सारी वैल्यूज पुट कर देना है तो आपका डी फाई कितना निकल के आएगा, 0.02। अगला क्वेश्चन है आपका 7, देख सकते हैं आप। टू फिलामेंट लैंप्स रेटेड 200 watt और 200 volt and 50 watt और 200 volt are connected in series। ठीक है। across a 200 volt 50 hertz AC supply, then the total power supplied by the source is। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है। क्योंकि पावर और वोल्टेज आपको गिवन है तो R1 बी स्क्वायर अपॉन पी से आप दोनों तरफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R1 और R2 आपके आ गए। ठीक है। उससे क्या होगा आपका कि आर इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकलने के बाद आप टोटल पावर निकाल सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 वॉट। अगला आप देख सकते हैं, आप बैटरी हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज आपको गिवन है, टर्मिनल वोल्टेज आपको गिवन है। आपसे पूछा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। आप जानते हैं आर इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है। आर इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन आई। और ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन करंट विच इज इक्वल्स टू 0.2 ओम। नेक्स्ट है एक आयरन चोक्ड कॉइल है। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको गिवन है। यह ड्रॉ करती है 10 एम्पीयर करंट फ्रॉम अ सिंगल फेज एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दैट पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉइल एंड इट्स पावर फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर। तो जैसा आप देखते हैं पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है। और आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, आपको पावर फैक्टर पूछा गया है। ठीक है। पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर से आप निकाल लेंगे पावर की वैल्यू। उसके बाद पी इक्वल्स टू बी आई कॉस फाई लगाएंगे। ठीक है। और आपने पावर कितनी निकाली है, 400 वॉट।
और कॉस वाई आप पी इक्वल टू बी आई कॉस वाई से आप वैल्यूएट कर सकते हैं। तो कॉस वाई की वैल्यू आएगी 0.2 लैख। तो आपसे दोनों की वैल्यू पूछी थी, पावर और पावर फैक्टर की। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल्स इज 2 हेनरी। नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वन कॉइल आर रिड्यूस्ड बाय 50% एंड दोज ऑफ द अदर कॉइल इज डबल्ड, देन द न्यू वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप अच्छे से जानते हैं कि m इक्वल टू a रूट L1 L2 होता है। एक को हम हाफ कर रहे हैं, ठीक है, एक को क्या कर रहे हैं हम हाफ कर रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वैल्यू पहले से थी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थी 2 हेनरी, ठीक है। तो वही हमारी क्या होगी आंसर, दोबारा से आंसर क्या आएगा m इक्वल टू 2 हेनरी। नेक्स्ट है आपका इन द सर्किट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हम क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी शॉर्ट वे में करते जा रहे हैं, आपके सामने सॉल्यूशंस हमने रख ही दिया है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इधर है, ठीक है। अब आपको क्या अप्लाई करना है इसमें, या तो आप वोल्टेज निकाल के वोल्टेज डिवीजन रूल से इसको अप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो आप क्या करिए, 10 और आर आपको दिख रहे होंगे कि पैरेलल में है, उसके साथ 10 ओम कैसा है आपका सीरीज में, आई इक्वल टू बी अपॉन आर या फिर बी इक्वल टू आई आर, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आई आपका आर इक्विवेलेंट है और करंट कितना आपका 6 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका 10 प्लस 10 इंटू पैरेलल में आपके आर, ठीक है। वहाँ से आप आर आसानी से निकाल लेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका है वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका वोल्टेज इधर सॉल्व होके आ जाएगा तो पैरेलल में आपके क्या होते हैं वोल्टेज सेम होते हैं, तो आर के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज आ जाएगा, वहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक कंडक्टर 0.2 meter long is carrying a current of 20 ampere at right angles to a magnetic field of 0.5 Tesla. What will be the force on the conductor of the current is increased by 50%? देख सकते हैं आप F इक्वल टू बी आई आर हम जानते हैं, फोर्स होता है कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। B की वैल्यू आपको गिवन है टेस्ला 0.5, करंट आपको 20 एम्पियर गिवन है और लेंथ है आपकी 0.2 मीटर, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि करंट इंक्रीज किया जा रहा है 50%, ठीक है। तो एफ टेस्ट क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं करंट आपका 20 था 20 एम्पियर और 50% करंट बढ़ा दिया है, तो 50% कितना होगा 20 का 5 टू 10, ठीक है। तो 10% और बढ़ जाएगा, यानी कि 30 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हेन अप्लाइड विथ यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज एंड इंडक्टर बिहेव्स वर्चुअली लाइक अ। तो इंडक्टर आपको कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। आप देख सकते हैं इधर कि जेड इक्वल टू जे ओमेगा एल इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में क्या कंडीशंस अकर होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a non-ideal current source of 25 milliampere is supplying resistive load of 5 kilo ohm. If the actual current flowing through the load is 20 milliampere, then the internal resistance is। तो internal resistance कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर आर एल होता है, ठीक है। वहाँ से आप बी एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आपका सर्किट बन जाएगा ऐसा कुछ इस प्रकार का। और आप देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 25 मिली एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर आएगा। अब फाइनली आपको क्या निकालना है, वी आर इक्वल टू आई आर, और हमको फाइंड करना है आर की वैल्यू। तो वी कितना है हमारा, वी हमारा है 100 और करंट है हमारा 5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हमारा आई होगा, ठीक है, जो नेट करंट निकलेगा, और विच इज आर इक्वल टू 20 किलो ओम। आप इसको देख सकते हैं पॉज करके आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल करंट सर्किट में 6 एम्पियर है, इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ ईच करंट पैरेलल सर्किट हमें गिवन है। करंट हमसे पूछा है G3 के अक्रॉस। तो देख सकते हैं आप पैरेलल में सर्किट है, तो G1 G2 और G3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हम जानते हैं R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 ओम 1/3 ओम 1/2 ओम। हम टोटल करंट 6 एम्पियर हमारा दिख रहा है और सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमें फाइंड करना है G3 के अक्रॉस करंट। तो G3 के अक्रॉस करंट क्या होगा, G3 कितना है हमारा 1/2 ओम है, ठीक है। तो 1/2 ओम और टोटल करंट कितना था 6 एम्पियर, तो 6 इंटू 1/4 अपोजिट करंट अपॉन टोटल करंट विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको वैल्यू फाइंड करना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। वहाँ से आप वोल्टेज फाइंड कर लेना, सबसे पहले क्या करना है
ठीक है, नोडल एनालिसिस लगा के। ठीक है, तो जैसे ही आपका वोल्टेज आ जाएगा तो आप करंट निकाल लेंगे उसके अक्रॉस। ठीक है, आई आर आपको सॉरी गिवन है 2 एम्पियर, तो आर कितना होगा आपका बी अपॉन आई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल अप्लाई करना है लूप। ठीक है, एक सिंपल सा सीधा सीधा आपको दिख रहा है, बी ए माइनस 25 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू बी वी, तो बी ए माइनस बी वी आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। Certain numbers of resistors have equal resistance offers an equivalent resistance of 1 ohm. ठीक है, which are connected in parallel and 100 ohm are connected in series. Then the number of resistance and resistors and the resistance of each are. इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, आप जानते हैं पैरेलल में जब आपके 10 ओम कनेक्टेड है, ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होता है आपका 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 टिल 1 अपॉन 10, तो आपका आंसर कितना रहेगा 1 ओम के अक्रॉस। ठीक है, 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपके 100 ओम कैसे 10 ओम कैसे कनेक्टेड है, आपके सीरीज में भी कनेक्टेड है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे आप करते जाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 ओम निकालना है और आपको 100 ओम निकालना है। ठीक है, 1 ओम कैसा है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तब आना चाहिए। तो 1 ओम कब आएगा आपका पैरेलल में कनेक्टेड होने पे, जब 10 रजिस्टर आपके 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 यानी कि 10 अपॉन 10 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 ओम कितना आएगा आपका 1 ओम आएगा। तो 10 रजिस्टर आपके कैसे लगेंगे पैरेलल में लग गए। ठीक है, उसी प्रकार 100 ओम कब आएगा, जब 10 ओम के 10 रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 अप टू 10, तो 100 ओम आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 10 और 10 ओम आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। आरएमएस वैल्यू ऑफ द स्क्वायर वेव करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड 2/2 1 एम्पियर। इन द सर्किट ब्लो द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, ठीक है, फिर करंट निकाल लेना आई वी अपॉन आर से। ठीक है, फिर 9 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लोगे तो फिर टोटल करंट हमको मिल गया है कितना है 8 एम्पियर। अब 9 ओम के अक्रॉस जैसे ही करंट आ जाएगा वैसे ही आप वोल्टेज निकाल लेना 9 ओम के अक्रॉस 5 इंटू 9 45 वोल्ट। डिसिप्लिन 2, ठीक है, in a synchronous generator supplying power at rated voltage with zero power factor lagging, the effect of armature reaction ampere turns H। ठीक है, सारे पॉइंट्स इधर हमने लिख दिए हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर का केस है तो डीमैग्नेटाइजिंग इधर हो रहा है। ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, मोटर के केस में मैग्नेटाइजिंग होगा, लीडिंग के केस में रिवर्स होता है, 0.8 लैगिंग में पार्शली डीमैग एंड पार्शली क्रॉस मैग, 0.8 लीड में पार्शली मैग एंड पार्शली क्रॉस मैग। ये सारी वैल्यूज आपको फंडामेंटल याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड फ्रॉम, तो आप जानते हैं ए डीसी वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर कैन कन्वर्ट, आप जानते हैं 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज से 3 फेज कन्वर्ट करते हैं स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट है टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर व्हाइल रनिंग एट 1000 आरपीएम इज 106 न्यूटन मीटर और शाफ्ट टॉर्क आपको गिवन है 100 नैनोमीटर न्यूटन मीटर। सो ओके, देन द आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस इन वॉट आर। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं आपसे लॉसेस पूछे गए हैं और लॉस का पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और टॉर्क आपको फाइंड करना होगा कैसे, जो नेट टॉर्क निकलेगा वो लॉस टॉर्क निकलेगा। ठीक है, लॉस टॉर्क कैसे निकलेगा, जो आपका रनिंग टॉर्क है यानी कि डेवलप्ड टॉर्क 106 और सॉफ्ट टॉर्क है आपका 100, तो 106 माइनस 106 न्यूटन मीटर आ जाएगा, तो 6 आ गया। ओमेगा क्या होता है 2 पाई ns अपॉन 60, सारी वैल्यूज गिवन है, 205 इज द आंसर। इन लो पावर फैक्टर व्हाट मीटर कंपनसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड, तो कंपनसेटिंग कॉइल आपकी कनेक्टेड होती है सीरीज में प्रेशर कॉइल के साथ। फिगर को तो आप अच्छे से समझ जाते होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होती है आपकी कॉइलें। कुछ इस प्रकार से आपको कंपनसेटिंग कॉइल आपकी कैसे कनेक्ट होती है प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में। ठीक है, और जो आपकी कंपनसेटिंग कॉइल होती है उसको इट रिक्वायर्स एलसी कनेक्शन नॉट फॉर एमसी कनेक्शन। लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज्ड फॉर द हाई रेजिस्टेंस ड्यूरिंग प्लगिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो प्लगिंग के केस में फेज सीक्वेंस को हम स्टेटर वोल्टेज के फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं। Next, a transformer is supplying a unity power factor load. Power factor on the primary side will be, तो इसमें आपको 0.95 लैग आंसर होगा।
जैसे आप जानते हैं कि जब आप एक स्टेप अप आइडियल ट्रांसफार्मर को लेते हैं तो उसका जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको फेजर डायग्राम में देखते होंगे कि कॉस थीटा जो होता है वो लेस देन होता है 1 से, लेकिन यूनिटी की बिल्कुल लगभग होता है, जिसमें आपको दिखता है कि I1 लैग कर रहा है B1 से बाई थीटा एंगल के साथ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है प्राइमरी साइड में वो लगभग लगभग 0.95 लैग और लगभग यूनिटी के पास होता है। A DC shunt generator has a critical field resistance of 400 ohm at 1200 rpm. Now, if the speed of the generator is increased to 1800 rpm, what is the change in the critical resistance? ठीक है, तो critical resistance और जब भी आपकी स्पीड की बात होती है तो आपका रेशियो जो बनता है वो RC2 अपॉन RC1 इक्वल्स टू NC2 अपॉन NC1 बनता है। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्रिटिकल चेंज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप केवल मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको सॉल्व करना है। अगला है आपका कि एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर है, डेवलप्स कर रहा है आरएमएस वोल्टेज V1 पर फेज एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट आल्सो जनरेट्स अ थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर आपका आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि BL क्या है, आपका √3 BPH होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज को आपको क्या रख देना है, क्योंकि आपसे पूछो लाइन वोल्टेज है इसीलिए। ठीक है, वरना आंसर आपका सिंपल निकल जाता ये वाला, लेकिन लाइन वोल्टेज होता है तो √3 टाइम्स आपका निकलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 3 फेज कनेक्शन दिया है और लाइन वोल्टेज आपसे पूछा है। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स द टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर इज यूज्ड। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में आप सैलिन पोल टाइप को यूज करते हैं। A current transformer has a phase error of 5 degree, the phase angle between, तो उसमें आपको 180 डिग्री से माइनस कर देना, आपका फेज एंगल निकल के आ जाएगा सेकेंडरी करंट का। फेरेंटी इफेक्ट, ये कंडीशन हम कई बार बता चुके हैं। ये नो लोड और लाइटली लोड की कंडीशन में होता है और ये चार्जिंग इफेक्ट की वजह से अकर होता है। ठीक है, और चार्जिंग इफेक्ट होता है हमारा किसकी वजह से, कैपेसिटेंस के थ्रू। ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका a 400 volt 3 phase 50 hertz valence source is supplying power to a balanced 3 phase load. Line current flowing through the load is 5 ampere at a power factor angle of 30 degree lagging. Reading of 2 wattmeters used to measure the load power factor, load power. आपको देखिए वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, साथ ही साथ लाइन करंट गिवन है। ठीक है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछी गई है दो रीडिंग वॉटमीटर्स की। तो सबसे पहले आप W1 अप्लाई करेंगे, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूलेस होते हैं सॉल्व करने के। तो W1 हो गया आपका BL/IL cos 30 डिग्री प्लस 5, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ऐसे ऐसे की केसेस में। W2 होता है BL/IL cos 30 डिग्री माइनस 5। दोनों तरीके से आप W1 और W2 निकाल लेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि an industrial consumer has a load pattern of 2000 kilowatt at 0.8 lagging for 12 hours and 1000 kilowatt at unity power factor for 12 hours. Its load factor is, तो लोड फैक्टर आप जानते हैं अच्छे से, एनुअल लोड अपॉन क्या होता है, मैक्सिमम लोड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड भी कह सकते हैं। और एनुअल लोड आप कैसे निकालेंगे, 2000 इंटू 12। ठीक है, 2000 इंटू 12 प्लस 1000 इंटू 12 अपॉन टोटल टाइम कितना है 24, 1500 किलोवाट क्या आ जाएगा आपका एनुअल लोड। लोड फैक्टर कैसे निकालेंगे, एनुअल लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपसे रीडिंग पूछी गई है मूविंग आयरन की, तो आरएमएस वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर पीएमएमसी की वैल्यू पूछी थी तो केवल आंसर क्या आता है आपका 18। ठीक है, क्योंकि डीसी वैल्यू है, लेकिन अभी हमसे मूविंग आयरन के बारे में पूछा है तो बहुत सिंपल है, 18 स्क्वायर प्लस 10 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मूविंग कॉइल परमानेंट आप जानते हैं डीसी पे वर्क करता है। फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। वोल्टेज अप्लाइड टू अ लोड इज 100 रूट 2 साइन 500t। करंट थ्रू द लोड इज द पावर कंज्यूम्ड बाई। ठीक है, पावर जो आप इस ऐसे क्वेश्चन में जब आप निकालते हैं तो बी आर एम एस और आई आर एम एस के फॉर्म में निकालते हैं। बी आर एम एस का होगा आपका 100/√2 और आई आर एम एस 10/√2 which is equals to 500 watt. A three-phase induction motor is running at 5% slip with a certain load. If at this load the power input to the rotor is 2000 watt, then the mechanical power double.
मैकेनिकल पावर डायोड का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस इंटू पी जी या फिर पी इनपुट। तो 1 माइनस एस आप देख सकते हैं 1 माइनस 0.05 कितना होता है 0.95 और पी इनपुट आपको गिवन है 2000। आंसर इज 1900 वॉट। डिसिप्लिन 3 क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू ऑफ कैपेसिटर पूछी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं, इंडक्टर के अक्रॉस की एनर्जी और कैपेसिटर के अक्रॉस की एनर्जी। सारी वैल्यूज की मैंने क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है पहले से। तो सारी वैल्यूज गिवन होने के कारण दोनों को जब आप इक्वल रख देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, ठीक है, तो यूनिट ऑफ रिलक्टेंस आप जानते हैं हेनरी इनवर्स होता है, या फिर आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला और बनता है आपका एम्पियर टर्न्स पर वेबर, विच इज रिलक्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं Ni/5 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम बी हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज है, वेट ऑफ कॉपर नीडेड टू प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वेट कितना नीडेड होगा आपका W=3I²R और I क्या होता है 1/B, तो 1/B स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/B स्क्वायर के हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन विल बी लो। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कब लो होगा, जब हमारे लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे होंगे, उनकी वैल्यूज कैसी होंगी, हमारी हाई होंगी। ठीक है, लोड फैक्टर हम जानते हैं यूनिट जनरेटर अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर होगा उतनी हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मोर डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, लेसर मैक्सिमम डिमांड। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन इज इतना 1440 मेगावाट पर डे। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इफ इट्स लोड फैक्टर इज 0.5। तो मैक्सिमम डिमांड आपसे पूछी गई है और एनर्जी प्रोड्यूस आपकी 1440 है और लोड फैक्टर आपको 0.5 गिवन है। तो देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड इक्वल्स टू 1440 अपॉन 24 इंटू 0.5 कर देना, 120 मेगावाट इज द आंसर। Next, sag of the conductor of transmission line is 2 meter when the span is 200 meter. Now, if the height of the supporting tower is increased by 25%, the sag will be. Sag क्या होता है, independent होता है आपका height से, it will becomes remain unchanged. डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में करंट कहाँ से फ्लो करेगा, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है आपकी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के केस में आपकी डाइलेक्ट्रिक से ही करंट फ्लो करेगा। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है आपका, कैपेसिटिव हीटिंग ही तो होता है। ठीक है, और एक ऐसा मेथड जो कि हीट करता है नॉन कंडक्टिव मटेरियल को। अगला क्वेश्चन है कि मोटर हैज टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर फॉलोइंग लोड साइकिल, लोड यूनिफॉर्मली rising from 0 to 100 HP in 10 minutes, after which it is constant at 100 HP for the next 10 minutes, followed by no load period of 30 minutes. Suitable size of continuous rated motor is। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कह रहा है, मैंने डायग्राम बना दिया है। बोल रहा है कि लोड यूनिफॉर्मली राइज कर रहा है 0 से 100 HP। ठीक है, 0 से 100 HP राइज कर रहा है 10 मिनट के अंदर, तो 10 मिनट के अंदर राइज कर गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि विच इट इज कांस्टेंट एट 100 HP। 100 HP पे ही कांस्टेंट रहता है अगले 10 मिनट के लिए, हमने देख लिया कि 10 मिनट तक कांस्टेंट रहता है। फिर नो लोड पीरियड को फॉलो करता है अगले 30 मिनट के लिए, मतलब 50 मिनट तक क्या कर रहा है, नो लोड पीरियड को फॉलो कर रहा है। सुइटेबल साइज पूछा है आपसे कंटिन्यूस रेटेड मोटर का। तो देख सकते हैं आप ये जो डायग्राम, लोड डायग्राम हमने बनाया है, इसमें y इक्वल्स टू mx प्लस c का, ठीक है, यूज होगा। हम इधर से क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो y इक्वल्स टू 10x प्लस c हमको दिख रहा है, m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 100 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 10 HP। ठीक है, तो 10x प्लस c आ गया। अब जो RMS HP का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ HP का स्क्वायर इंटू टाइम अपॉन टाइम का अंडर रूट। इसमें हमको अप्लाई करना है सारी की सारी वैल्यूज, जो हमें लोड डायग्राम दिया गया है उसका पहले इंटीग्रेशन करना होगा। आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि 0 से 10 जो है वो 10x स्क्वायर आ गया, आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। फिर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई से होगा 10 के साथ। हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया का हम सॉल्व कर रहे हैं, एरिया बाई एरियाज।
ठीक है, पहला स्लोप है इसलिए इंटीग्रेशन लिया, फिर हमें स्क्वायर जैसा है तो 100 इंटू 10, साथ ही साथ नेक्स्ट जो है 0 इंटू 30 हो जाएगा अगले 30। तो इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे? एच पी का स्क्वायर जो आएगा आपका, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी लगभग 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसका लाई कर रहा है 0 से 10 के बीच, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इतना अपॉन 50। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आएगी वो लगभग 50 एचपी के आसपास आएगी। ठीक है, सारी वैल्यूज बता दी हैं। 0 से 10 आपकी वैल्यू लाई कर रही है 100 एक्स क्यूब अपॉन 3 पे, और प्लस 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो गया है। इसको आपको सॉल्व करना होगा। आपका लगभग एच पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2600 के लगभग। ठीक है, जो कि 50 एच पी को शो करेगी। नेक्स्ट है आपका गेन ऑफ बफर एम्पलीफायर एज। तो बफर एम्पलीफायर का गेन होता है यूनिटी। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो आप जानते हैं, ठीक है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है सबसे क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है। इस ब्रेकिंग में हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ क्या हो जाता है, अपने सप्लाई वोल्टेज से क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, जो कि मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। अभी हमने प्लगिंग देखा था ऊपर, ठीक है, प्लगिंग के साथ साथ डायनेमिक ब्रेकिंग भी होती है। वोल्टेज ऑफ बस कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंट्रोलिंग द। तो वोल्टेज जो होती है पार्टिकुलर बस की कैसे कंट्रोल होती है, आपके रिएक्टिव पावर के थ्रू। तो 4 क्वांटिटीज आप जानते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग में मैग्नीट्यूड, फेस एंगल, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। बस कैसे कंट्रोल करेंगे आप, रिएक्टिव पावर के थ्रू। द ट्रांजिस्टर configuration that is most commonly used as a switching device। तो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन जो होती है वो मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा स्विचिंग डिवाइस। A 3-phase 4-wire is commonly used in, that is used in the secondary distribution। तो an elevator drive is required to operate। तो एलिवेटर ड्राइव आप जानते हैं चारों ऑपरेशन जो मोड होते हैं वो सब में ऑपरेट होता है। चारों मोड आप जानते हैं, क्वाड्रेंट जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्या होता है आपका, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग और रिवर्स ब्रेकिंग। ये 4 क्वाड्रेंट्स में आपकी मोटर ऑपरेट करती है। बंडल कंडक्टर्स का यूज हम कोरोना को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, अ लैम्प टेक्स 5 एम्पियर एट 250 वोल्ट, emits 8000 lumens, इट्स MSCP इट। ठीक है, तो मीन आपकी जो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, और फॉर्मूला होता है टोटल ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई। ठीक है, टोटल ल्यूमेंस आपको गिवन है 8000 और 4 पाई आपको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2000 अपॉन पाई आपका क्या जाएगा आंसर। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ अ लॉसलेस 400 kV। ठीक है, 3 phase 50 Hz overhead line of average surge impedance of 400 ohm। तो आप जानते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमारा क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन ZC। V स्क्वायर की वैल्यू में 400 kV पहले से गिवन है, और सर्ज इम्पीडेंस कितना गिवन है 400। तो सॉल्व करने पे भी आपका कितना आएगा 400 मेगावाट। नेक्स्ट आपका इफ L1 इज द टोटल इंडक्टेंस, ठीक है, एंड व्हेन 2 म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, such that mutual inductance is aiding the self inductance and L2 is the total inductance when connected in series opposition, then mutual inductance between them will be। अब देखिए सीरीज एडिंग में आप जानते हैं कि जो हमारे इंडक्टर होता है कुछ इस प्रकार से ज्वाइन होते हैं, L1 और L2, ठीक है, या फिर ठीक है L1 L2, ये एडिंग की बात हो रहे हैं। अब अपोजिशन में अगर हम बात करें तो अपोजिशन में कैसे होते हैं हमारे L1 L2 जो हैं वो दूर दूर होंगे, या फिर L1 L2 जो हैं पास पास होंगे। ठीक है, 1 by 1 में एडिंग करते हैं, एडिंग, और अपोजिशन में पास पास और दूर दूर। अब आप जानते हैं सीरीज अपोजिंग जो होती है L1
प्लस L2 माइनस 2m होती है। तो L इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे? L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2m, L इक्विवेलेंट टू L1 सॉरी अच्छा आपको L1 की वैल्यू गिवन है, सॉरी दिस इज टोटल इंडक्टेंस, सम मिस्टेक इज देयर, L1 इज द टोटल इंडक्टेंस। तो L1 टोटल इंडक्टेंस है, ठीक है। किसके केस में कंसीडर करना हमें कि इंडक्टर्स जो हैं उनकी इंडक्टेंस की वैल्यू इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2m, यानी कि 2L प्लस 2m हो जाएगा L1 के बराबर, और L2 हो जाएगा हमारा 2L माइनस 2m के बराबर। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका m की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 L1 माइनस L2, ये आपका आंसर होगा। In the circuit shown below, 18-volt Zener diode has a zero Zener resistance and a knee voltage, knee current of 2 milliampere. The minimum value of R so that voltage across it does not fall below 18 volt. तो आपको आर एम की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले आप आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई आर कर लेंगे, तो वहां से आपको बी अपॉन आर एम निकलेगा और आर एम की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सिंपली है 1000 ओम, बहुत सिंपल है, आपको केवल ऐसे सॉल्व कर लेना है, आपकी आर एम की वैल्यू आ जाएगी। बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग एचवीडीसी लाइन इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ मिनिमम लाइन पावर लॉसेस। अभी हमने सिमिलर ऐसा क्वेश्चन देखा था, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन था सिमिलर ऐसा है, तो आपको इसमें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस बशर्ते इसमें क्या दिया है, ई एनर्जी आपसे पूछी गई है इंडक्टर के अक्रॉस। तो आप जानते हैं 1/2 LI स्क्वायर होता है। एल आप कैसे निकाल लेंगे? ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी से। आई आपको गिवन है तो डी आई अपॉन डी टी निकालने में परेशानी नहीं होगी। टी की वैल्यू 1 गिवन है तो आई की वैल्यू 30 आ जाएगी। एल क्या होता है? ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ई की वैल्यू गिवन है डी आई अपॉन डी टी कितना है आपका 10 निकाल लेंगे, और फिर आप सारी वैल्यूज एनर्जी के फॉर्मूले में रख देंगे। नेक्स्ट आपका पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 9 वॉट। वैल्यू ऑफ ई देख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट 4 ओम, ठीक है। आपको क्या करना है, कैपेसिटर कैसा हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, ठीक है, और इंडक्टर कैसा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा आपका 4 ओम। अब आप जानते हैं कि पावर जो होती है आपकी वो बी स्क्वायर अपॉन आर होती है, और बी को हमने ई ले रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगी, और पावर आपकी 9 वोल्ट गिवन है, तो ई कितना आएगा आपका? आएगा 6 वोल्ट। A three-phase delta connected symmetrical load consumes 3000 watt of power from a balanced supply. If the same load is connected in star to the same supply, then power consumption will be, तो स्टार डेल्टा अपॉन 3 होता है which is equals to 1000 watt। अगला क्वेश्चन है, एक RLC सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन है। इट्स हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर 10 एंड 90 किलो हर्ट्ज। क्वालिटी फैक्टर आपसे ये पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बैंडविड्थ होती है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ आपने निकाल ली। क्वालिटी फैक्टर होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पहली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, दूसरी बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ होता है F2 माइनस F1 या फिर FH माइनस FL, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है अंडर रूट ऑफ FH इंटू FL, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपकी गिवन है, आप फॉर्मूले में उठा के पुट कर देना है, और क्वालिटी फैक्टर होगा FR अपॉन बैंडविड्थ। पीएमएमसी की वैल्यू पूछिए और मूविंग आयरन की वैल्यू पूछिए। पीएमएमसी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे और मूविंग आयरन से आप आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका द सर्किट शोन, ओके, इट्स यूज्ड टू मेजर द पावर consumed by the load. Resistance of the current and the potential coils of the wattmeter are 0.02 and 1000 ohm respectively. With this circuit, measured power compared to load power will be, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं, खासकर कि देखिए इसमें जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनाई देगा। सबसे पहले मैं सर्किट बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये 0.02 ओम आपको गिवन है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1000 ओम पोटेंशियल कॉइल की, ठीक है। और 20 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है करंट,
नॉट 20 एम्पियर, ठीक है। और ये आपका सर्किट और ये आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं कि V1 जो वैल्यू निकालेंगे हम, V1 किसके अक्रॉस होगा इधर, तो V1 इक्वल्स टू P प्लस आई इंटू करंट कॉइल के अक्रॉस रजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ वोल्टेज को एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसमें आप वोल्टेज को एज्यूम करना पड़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप वोल्टेज को एज्यूम कर पाएँ तो परसेंटेज एरर आप निकाल लेंगे। कैसे? मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%। जो भी आप मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे तो मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला आप B1 I1 करेंगे और ट्रू वैल्यू क्या करेंगे B इंटू आई, तो आपका आंसर आ जाएगा। Next, when a unit impulse voltage is applied, okay, across the inductor of 4 Henry, energy supplied by the source H। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, 1/2 Li² होती है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले करंट। तो I इक्वल्स टू 1/L यूनिट इम्पल्स वोल्टेज के केस में माइनस इनफाइनाइट टू T डेल्टा T इंटू डी टी, ठीक है। तो 1/L क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 के इक्वल। एनर्जी की फॉर्मूला रख देना 1/2 1/4, ठीक है। और कहाँ गया, एल की वैल्यू कितनी है आपकी, यूनिट इम्पल्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू इंडक्टर ऑफ 4 हेनरी, ओके, दिस इज 4 हेनरी, दिस इज 4 और 1/4 का स्क्वायर। आंसर आपका कितना आएगा लगभग, तो इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, 2 जूल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लगभग 0.125 जूल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। In the circuit shown below, the switch is opened at t equals to 0 after having been closed for a long time. Current through the resistor for t is greater than 0. देख सकते हैं I of t का फॉर्मूला I infinite प्लस I of 0 माइनस I infinite e की पावर माइनस t अपॉन टू। तो t इक्वल टू 0 माइनस में क्या देखा है आपको, IL 0 माइनस आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो b अपॉन आर, ठीक है, 100/25। तो देख सकते हैं आप जब स्विच कनेक्टेड है इस तरफ 100/25 4 एम्पियर आ जाएगा। 0 प्लस की कंडीशन में RTH कितना हो जाएगा आपका 60 ओम, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे 25 प्लस 15 प्लस 20 ओम, ठीक है। और टाउ क्या होता है L/R, L कितना है आपका 0.5 और R कितना है 60। तो टाउ की वैल्यू आ रही है 1/120 सेकेंड्स। इनफाइनाइट पे IL/T की वैल्यू, इनफाइनाइट IL इनफाइनाइट कितना है आपका 0 और आई 0 कितना निकाला आपने 4 एम्पियर और ए की पावर माइनस टी अपॉन टाउ यानी कि माइनस 120 टी। 4 ए की पावर माइनस 120 टी आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। तो 0 माइनस पे आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, 0 प्लस पे और इनफाइनाइट पे आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इफ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट आर इन अ पावर सिस्टम आर इक्वल देन द फॉल्ट इज। तो जब आपका सीक्वेंस वोल्टेज जो होते हैं VA0 इक्वल्स टू VA1 इक्वल्स टू VA2 इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और IA0 प्लस IA1 प्लस IA2 इक्वल्स टू 0 और IF इक्वल्स टू 3IA0, तो ये होता है आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है लेस देन 1, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरा में आप जानते हैं इज ग्रेटर देन 1 और फेरो में मच मच ग्रेटर देन 1। What will be the zero sequence current, okay, when line to ground fault occurs and the current in the voltage is। तो जीरो सीक्वेंस करंट आप जानते हैं इट इज इक्वल टू वोल्टेज फेज अपॉन 3, तो 300/3 विच इज इक्वल टू 100 एम्पियर।
टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी एंड 15 मिली हेनरी। हमने ऊपर सेम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है। एल इक्विवेलेंट, ठीक है, आपको पहले निकालना है सीरीज एडिंग में और फिर सीरीज अपोजिंग में, तो दोनों की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी एल इक्विवेलेंट की, ठीक है, सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग। ओके, आपसे पूछा गया है, ठीक है, दोनों की सारी वैल्यू। व्हाट विल इफेक्टिव इंडक्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग। तो एल इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2M सीरीज अपोजिंग कनेक्शन के लिए, ठीक है। फिर सीरीज एडिशन के लिए L1 प्लस L2 प्लस 2M जब आप पुट करेंगे तो M की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 मिली हेनरी, और आपको उस एडिंग वाले फॉर्मूला में क्या कर देना है, पुट कर देना है। सीरीज अपोजिशन से M निकालना है और सीरीज एडिंग में पुट कर देना है। फॉर अ फुली ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो फुली ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। A long wire carrying a current produces a magnetic field of 0.8 Tesla at a distance of 0.5 centimeter. Then the magnetic field at a distance of 1 centimeter is. तो B जो होता है आपका डिस्टेंस के केस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 y अपॉन डी होता है। तो D इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो आप देख सकते हैं B1 अपॉन B2 जो होगा वो कैसा होगा आपका D2 अपॉन D1 के बराबर। तो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड 1 सेंटीमीटर पे, तो 0.8 इंटू 0.5 अपॉन 1। फॉर अ फिक्स्ड रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेजेस इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम, लोकस ऑफ कांस्टेंट पावर एच। तो रिसीविंग और कॉम्प्लेक्स पावर आप जानते होंगे अच्छे से, जब आप एस आर इक्वल टू पी आर प्लस जे की आर जब आप पावर सिस्टम के अंदर पढ़ते होंगे, और बड़े से फॉर्मूला जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी आर इक्वल टू बी एस वी आर अपॉन वी कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर अपॉन वी कॉस बीटा माइनस अल्फा। कुछ इस प्रकार के फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, उसमें आपको पता चल जाता होगा लोकस होता है हमारा कांस्टेंट पावर का, और सर्कल आता है, ठीक है। सर्कल इक्वेशन को ए क्या करता है, शो करता है, जिसमें सेंटर क्या होते हैं आपके माइनस ए और माइनस बी, और रेडियस क्या होती है आपकी बी एस वी आर अपॉन बी। तो आपसे ए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ 200 वोल्ट सिंगल फेज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ लोड with an impedance of magnitude 10 ohm and phase angle 60 degree. A capacitor is connected across a load and supplies 1000 watt. The real power, तो रियल पावर होता है आपका RMS वोल्टेज RMS करंट इंटू cos phi। 200 आपको गिवन है RMS वोल्टेज, आई RMS कैसे निकालेंगे आप, बी RMS अपॉन आर से, cos 60 डिग्री वैल्यूज आपको गिवन है। और टू टर्मिनल network is connected to a resistive load whose resistance is equal to Norton resistance of the network. What will be the load current if the Norton current is IN? तो देखिए नॉर्टन थ्योरम आप जानते हैं अच्छे से, कोई भी लीनियर सर्किट में सेवरल एनर्जी सोर्सेस लगे हुए होते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक सिंगल करंट सोर्स से पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, इतना सब आप जानते होंगे। तो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, तो जैसे मान लीजिए एक सोर्स लगा हुआ है और आर एन और एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो जो करंट जो होगा आपका आई एन वो किस में बढ़ जाएगा आपका, दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, आई एन अपॉन टू और आई एन अपॉन टू। तो जो करंट जो आपका लोड के अक्रॉस जाएगा कितना जाएगा, आई एन अपॉन टू ही तो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा आंसर। Energy stored in an iron core coil is 500 joules when carrying a current, and at that current is copper loss is 1000 watt. The time constant, तो देखिए आप टाइम कांस्टेंट L अपॉन R अच्छे से जानते हैं। तो एनर्जी स्टोर क्या होती है 1/2 Li स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपको कितने गिवन है 500 जूल, और कॉपर लॉस आपको गिवन है यानी कि आई स्क्वायर आर गिवन है जो कि 1000 वॉट है। आपको डिवाइडिंग करना है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इवेल्यूएट करके
एल अपॉन आर आपको फाइंड करना है। टाइम कांस्टेंट आपका 1 के करीब आ जाएगा। सर्किट आप देख सकते हैं सिंपल है, आपसे पूछा गया है पावर और 9, आप इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे तो तीनों रेजिस्टेंस आपके 9 ओम जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे और आई क्या हो जाएगा करंट पी अपॉन आर और पी इक्वल्स टू बी आई। A shunt resistance of 50 ohm is required for extending the range of ammeter from 100 to 500 microampere. The value of internal resistance of the ammeter is, तो जैसा आप जानते हैं आर एस एच क्या होता है आर एम अपॉन एम माइनस वन, ठीक है, और आर एम क्या होता है, ठीक है, आर एस एच इंटू एम माइनस वन, तो आर एम कितना हो जाएगा 200 ओम और एम की वैल्यू क्या होती है आई अपॉन आई एम। तो सारी वैल्यूज आपको आर एम की वैल्यू फाइंड करना था, तो आर एस एच इंटू एम माइनस वन, एम क्या हो गया आपका 500 अपॉन 100। देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं 720 kVA 250 √3 वोल्ट स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मशीन जनरेटेड रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज at a field current of 20 ampere. A field current of 10 ampere produces rated armature current under short circuit condition. Per unit saturated synchronous resistances. सबसे पहले आपको क्या करना है, IFOC और IFSC गिवन है। बेस इंपीडेंस क्या होता है के वी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आपको गिवन कितना है वी स्क्वायर अपॉन के वी ए। 0.24 ओम आपका आ जाएगा बेस इंपीडेंस। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है वी अपॉन, आपको क्या निकालना है बीपीएच अपॉन √3, तो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा आपका 240 वोल्ट। उसके बाद आपको आई रेटेड निकालना पड़ेगा, ठीक है, के वी अपॉन √3 वी आई, सो 1 किलो एम्पियर। उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट, फिर एक्सेस, उसके बाद लास्ट में एक्सेस पर यूनिट। तो पर यूनिट में क्या होगा 0.24 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आंसर आपको कितना आएगा 0.5, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए। बेस इंपीडेंस निकालना है, फिर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, फिर आई रेटेड निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ सिंक्रोनस इंपीडेंस निकालना है, एक्सेस बी एफ सी अपॉन आई एस सी होता है, और फिर आपको पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है अ हीटर ऑपरेटेड फ्रॉम अ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई consumes 2.5 kilowatt hour in 1 hour. If it is now connected to a square wave generator at 400 volt peak to peak voltage. जब भी बात हो 400 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज तो ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, 200 वोल्ट और -200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, पावर डिसिपेटेड हीटर से आपसे पूछी गई है। पी कश वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, हम जानते हैं, वहां से आप निकाल लेना आर की वैल्यू, ठीक है। फिर पावर डिसिपेटेड हीटर से पूछी गई है, तो आपको जो दोबारा से वैल्यू दी है तो पीक टू पीक वोल्टेज है, तो पॉजिटिव वे में हमें 200 स्क्वायर अपॉन 25 रखना है, हमारा आंसर आएगा 1.6 किलोवाट। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको, ठीक है। अगला है द लॉक्ड रोटर करंट इन अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड 15 किलोवाट 4 पोल 250 volt 50 hertz induction motor at rated condition is 50 ampere. Neglecting losses, what will be the locked current when motor is connected to 240 volt 60 hertz supply is? देखिए आपसे पूछा गया है नेग्लेक्टिंग लॉसेस व्हाट विल बी द लॉक्ड करंट। आपके सामने सॉल्यूशन उपलब्ध है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आप इस सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है, आई वी अपॉन एक्स आप जानते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या होता है 2 पाई ओमेगा भी रखते हो, ठीक है, इसलिए बी बाई एफ वी के प्रोपोर्शनल होगा आपका आई एस। आपको कुछ नहीं, रेशियो फॉर्म में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सारी गिवन है, आपको पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन विथ रेजिस्टेंस आर रिएक्टेंस एस एंड नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस जनरलाइज कांस्टेंट ए इज, तो जनरलाइज कांस्टेंट आप ट्रांसमिशन लाइन में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं जिसमें पोटेंशियल और लेंथ गिवन होती है, तो E1 अपॉन E2 जब भी हम EMF के केस में बात करते हैं और बैटर के क्वेश्चन जब आता है तो आपका EMF लेंथ की प्रोपोर्शनल होता है, तो E1 अपॉन E2 रेशियो इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 हो जाता है, और आपको उसमें E2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है,
आपसे पूछा गया एन एम्पलीफायर सर्किट हैज एन वोल्टेज गेन ऑफ 500। आउटपुट वोल्टेज गिवन है तो इनपुट वोल्टेज निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि आपका गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग अकर्स व्हेन। तो जैसा आप जानते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है उस केस में कब अकर होती है, जब लोड इज लोअर्ड बाई अ होइस्टिंग मशीन। मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आप जानते थे कि ईवी क्या होता है, ठीक है, बैक ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में स्लिप क्या हो जाती है, नेगेटिव, और एन एस इज लेस देन एन आर हो जाता है, ठीक है उसकी, और देयरफॉर स्लिप क्या हो जाती है, लेस देन जीरो, नेगेटिव हो गई। तो इसीलिए लोड इस केस में मोटर को स्टॉप करने में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं करते। इट इज यूज ओनली फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड एबव द नो लोड स्पीड ऑफ द मोटर। अगला क्वेश्चन, a three-phase slip ring induction motor है develops a full load torque at a slip of 0.04. If the rotor is increased by 3 times by inserting external resistance, then the slip will be। तो slip और जो internal resistance होता है उसके बीच का रिलेशन आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो स्लिप जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी रोटर रेजिस्टेंस के। आपको केवल दोबारा से रेशियो रूल अप्लाई करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हमने अभी बात की थी, वो क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। पीक इनवर्स वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करना है बेस करंट की वैल्यू। बेस करंट कैसे निकालेंगे, 10 माइनस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू। एक 10 केवीए 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है विथ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है। वोल्टेज अक्रॉस लोड आपसे पूछा गया है। टोटल वोल्टेज रेगुलेशन आप इसमें फाइंड कर लेना सबसे पहले, क्योंकि आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट का 4%, ठीक है, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा और जो ड्रॉप होगा उससे आपको माइनस कर देना है, क्योंकि जो आपने निकाला है वो है आपका टोटल वोल्टेज रेगुलेशन 4% ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है। 192 वोल्ट आपको क्या रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक 150 kVA 1200 rpm 250 रूट 3 थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ इतना। इफ द एक्साइटेशन वोल्टेज इज फिक्स्ड 400 वोल्ट पर फेज, पावर आउटपुट एट अ टॉर्क एंगल 30 डिग्री। फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू EB अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ऑल वैल्यूज आर गिवन। नेक्स्ट, two insulator discs of identical capacitance, value C makes up a string for 2.2 kV 50 Hz single phase overhead line insulating system. If the pin to earth capacitance is also C, then string efficiency is। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी के। जो देखिए टोटल वोल्टेजेस आपको और नियरेस्ट कंडक्टर के अक्रॉस n इंटू वी एस, ठीक है। तो V1 प्लस वी टू अपॉन 2 इंटू V2 आप देख सकते हैं, जो कि सेकेंडरी नियरेस्ट कंडक्टर आपका V2 है। V1 V2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्योंकि जो V1 है वो V1 है और V2 की वैल्यू कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। तो V1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ V1 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ V1 कितना आएगा आपका 75%। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पावर सिस्टम हैज अ टू सिंक्रोनस जनरेटर whose governor turbines characteristics are given by इतना और इतना, पर F इसका सिस्टम टोटल सप्लाई 1000 दिया है। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो टोटल पावर होती है वो जो गिवन पावर है फ्रीक्वेंसी के साथ उसके बराबर रख देते हैं। तो टोटल पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है अक्रॉस 15 किलो ओम रजिस्टर के साथ, जो कि 10 वोल्ट रीड कर रहा है। वोल्ट मीटर रेटेड है 500 ओम पर वोल्ट और फुल स्केल रीडिंग है 20 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज आपसे पूछी है। तो अब सेंसिटिविटी देखिए आपको 500 वोल्ट गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना आसान है, ठीक है, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको 10 पैरेलल में 15 के साथ दिख रहा है, ठीक है।
आपको सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और फिर आप आसानी से सोर्स वोल्टेज की वैल्यू कैसे करेंगे आप निकाल सकते हैं आसानी से। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसी कारण हम एक क्वेश्चन को आप अपने आप से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए क्योंकि फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रख दिया है और आप एक बार भी पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चंस तो आपको आसानी से आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चनों को पॉज कर देना है और आपको आसानी से सॉल्व करना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड होने में टाइम लेता है, इसलिए क्योंकि एक 1 आवर से ऊपर जब वीडियो होता है तो ये जो चेकिंग सिस्टम होता है यूट्यूब का उससे पार नहीं हो पाता है ड्यू टू स्पीड इश्यू, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।